प्रपोजल ऑफर। देखो हम लोग कल एक एलिमेंट पढ़े पहला ही कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए आपको प्रॉपर वे में ऑफर देना पड़ेगा, प्रॉपर वे में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, वरना नहीं। तो वो प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्या है, वो इस नोट्स का पार्ट है। तो देखो सबसे पहले प्रपोजल और ऑफर का मतलब लिखिए। प्रपोजल या ऑफर का मतलब क्या होता है, हम आपको अपना विलिंगनेस बता रहे हैं और आपका हाँ सुनने के लिए, तभी वो ऑफर प्रॉपर है। हम आपको अपना विलिंगनेस बता रहे हैं। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, हम आपको बोल रहे हैं मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या, तो हम आपको अपना विलिंगनेस बता रहे हैं कि हम गाड़ी बेचना चाहते हैं, आप लोगे क्या। और मेरा इंटेंशन भी यही है कि हम आपका हाँ सुनना चाहते हैं। अगर हम आपका हाँ ही नहीं सुनना चाहते तो उस प्रपोजल का कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं आप ना कर दो, हम बोल रहे हैं आपको एक तरफ कि मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या, और एक तरफ हम चाहते हैं कि आप ना कर दो, तब तो वो ऑफर सही हो ही नहीं सकता, उस ऑफर का कोई मतलब ही नहीं बना। तो एक प्रॉपर ऑफर तभी हो सकता है जब हम विलिंगनेस एक्सप्रेस करें विथ ए व्यू टू टेक दी एसेंट। एसेंट मतलब सामने वाले का हाँ लेना। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा है, टाइप्स ऑफ ऑफर। ये आप लोग रियल वर्ल्ड से कोरिलेट कर पाओगे। पहला बोला जनरल ऑफर, मतलब मेड टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब हम ऑफर सबको दे रहे हैं। हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, हम 10 को बोल रहे हैं मेरे पास एक गाड़ी है, कोई खरीदेगा क्या। हम मेरे घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिए, टू बी लेट आउट, मतलब भाड़ा पे देने के लिए घर अवेलेबल है, या फॉर सेल हम बोर्ड लगा दिए कि घर बेचने के लिए। ये हो गया जनरल ऑफर, मतलब सबको ये ऑफर है, जो आगे लेना चाहे वो ले ले। दूसरा टाइप का ऑफर होता है स्पेसिफिक ऑफर। हम सिर्फ अनन्या को बोला, या सिर्फ दिव्यम को बोला, या सिर्फ जेनी को बोला कि मेरे पास एक गाड़ी है, आप लोगे क्या। हम नाम लेके बोल रहे हैं, अनन्या मेरे पास एक गाड़ी है, आप खरीदोगे क्या। यानी वो ऑफर सिर्फ अनन्या के लिए, दिव्यम और जेनी के लिए नहीं। अगर हम अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं ये घर सिर्फ मैरिड कपल को भाड़े पे दिया जाएगा, मतलब अनमैरिड लोगों के लिए फ्री ऑफर नहीं है। हम बोला मेरा घर हम सिर्फ हिंदुओं को भाड़े पे देंगे, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्पेसिफाई किया, बाकियों को ना कर दिया गया। हम बोल रहे हैं ये गाड़ी सिर्फ उसको बेचेगा जिसके पास एक पर्टिकुलर टाइप का लाइसेंस है, यानी हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को ऑफर दे रहे हैं, सबको नहीं। तो जनरल ऑफर मतलब ये ऑफर सबको दिया जा रहा है। स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन या टाइप ऑफ पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है। तीसरा ऑफर होता है क्रॉस ऑफर, जो जनरली होता नहीं है बट आपके बुक्स में दिया है इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रॉस ऑफर क्या होता है, हम आपको एक ऑफर किए, सेम टाइम वही ऑफर आप भी हमको दिए। हम आपको बोल रहे हैं मेरे पास एक गाड़ी है, आप खरीदोगे क्या, और उसी समय आप हमको बोल रहे हो सर आपके पास एक कार है, आप हमको बेचेंगे क्या। क्रॉस ऑफर मतलब सेम ऑफर टू ईच अदर। ये जनरली होता नहीं है बट आपके बुक्स में दिया है इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो जनरल ऑफर मतलब सबको, स्पेसिफिक ऑफर मतलब पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन या पर्टिकुलर जेंडर को दिया जा रहा ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब सेम ऑफर गिवन टू ईच अदर। अब जो अगला दो ऑफर पढ़ने वाले हो ये आप लोग रियल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से देखोगे। काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब होता है हम आपको एक ऑफर दिया, आप मेरा ऑफर को काट के नया ऑफर दिए। जैसे हम आपको ऑफर दिया मेरे पास एक गाड़ी है 5 लाख में खरीदोगे क्या, आप हमको बोल रहे हो 4 लाख में बेचोगे तो बोलो हम ले लेंगे। यानी आप मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिए और एक नया ही ऑफर दे दिया हमको 4 लाख में बेचने का, है ना। ये बात समझ में आया। हम आपको बोला मेरे पास गाड़ी है 5 लाख में लोगे क्या, आप हमको तुरंत काट के बोले कि नहीं 4 लाख में दोगे तो बोलो हम ले लेंगे। तो आप मेरा ऑफर कैंसिल किया और एक नया ऑफर दे दिए। एक और एग्जांपल देते हैं, हम आपको बोला मेरे पास एक गाड़ी है 5 लाख में खरीदोगे क्या, आप बोले हम एक ही शर्त पे खरीदेंगे अगर तुम भी मेरा बाइक खरीदते हो तो। मतलब मेरे ऑफर को आप डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ जोड़ के नया ऑफर बना दे रहे हो उसको। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब यहाँ पे एक मजेदार केस आता है। सपोज हम आपको ऑफर दिया मेरे पास एक गाड़ी है 5 लाख में खरीदोगे क्या, आप हमको बोले
नहीं हम 4 लाख में खरीदेंगे अगर तुम दोगे तो, या आप हमको बोले मेरे पास एक बाइक है, तुम मेरा बाइक खरीदोगे तो हम तुम्हारा गाड़ी खरीद लेंगे। आप हमको काउंटर ऑफर दिए, हम बोल दिया नहीं रहने दो। फिर अब आप वापस आए, बोले अच्छा ठीक है चलो तुम 5 लाख में गाड़ी दे दो और मेरा बाइक भी तुमको खरीदने का दरकार नहीं है, 5 लाख में लेने को तैयार है, तुम्हारा पहला वाला ऑफर हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। क्या अब हम आपको वो गाड़ी 5 लाख में देने के लिए बाउंड है? मेरे ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है वो ऑफर देने का? बोलो, क्या हम बाउंड है 5 लाख में वो गाड़ी खरीदने को या बेचने को आपको? कौन? हाँ अनन्या, अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है वॉइस ठीक से? आपको क्रॉस ऑफर तक समझ में आएगा? पहला 3 ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर में बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, काउंटर ऑफर बोलते किसको हैं? आप मेरा ऑफर नहीं मान के आप उसमें कुछ नया ऐड करके हमको ऑफर कर रहे हो, ठीक है? तो हम एक एग्जांपल दिया था अनन्या, जिसका आपको आंसर करना है आप लोगों को, कि अगर हम आपको एक ऑफर करता है कि मेरे पास एक गाड़ी है 5 लाख में खरीदोगे क्या? आप हमको बोले 4 लाख में दोगे तो हम ले लेंगे। हम आपको बोला नहीं तब रहने दो, हमको नहीं बेचने। अब आप दोबारा मेरे पास आए और बोले अच्छा ठीक है चलो 5 लाख में दे दो, हम लेने को तैयार है। क्या अब हम आपको बाउंड है वो गाड़ी 5 लाख में देने के लिए? क्या हमको देना पड़ेगा आपको गाड़ी? नहीं, एक मिनट, दे सकते हैं नहीं पूछा, मतलब क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया है? अब हम ऑफर में, अब हम आपको ऑफर दिया और आप मेरा ऑफर देखो पहले एक रूल बता देते हैं, पहले हम एक रूल बोल देते हैं। हम आपको ऑफर दिए और आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लिए, अब अगर हम पीछे हटते हैं तो मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, और हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो आप मेरे से कंपनसेशन मांग सकते हैं, मेरे पे केस कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। ये वाला बात समझ में आया पूरी तरीके से? अब मेरा वाला एग्जांपल पे आंसर करो। हम आपको 5 लाख में गाड़ी ऑफर किया, आप बोले नहीं 4 लाख में दोगे तो ले लेंगे, हम बोला तब रहने दो। आप दोबारा आए, बोले दे दो 5 लाख में हम लेने को तैयार है। क्या अब हम बाउंड है आपको गाड़ी देने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट अगर हम नहीं देते तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम काउंटर ऑफर जब देते हो ना तो मेरा पहला वाला ऑफर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब मेरे मन के ऊपर है हम 5 लाख में वापस आपको दें कि हम आपको बोल दें नहीं अब हम नहीं देंगे। हाँ, यानी मेरे चॉइस पे आ गया आपका कि हम देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है अनन्या? हेलो अनन्या, आर यू देयर? आपको समझ में आया जो हम बोले? हाँ, तो काउंटर ऑफर में ये केस स्टडी देगा आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में ऐसा केस देगा बेटा, छोटा छोटा एमसीक्यू में ऐसा ही केस देगा। बोलेगा कि एक ऑफर दिया गया, वो रिजेक्ट हो गया, दोबारा पार्टी आया, बोला ठीक है हम तुम्हारा पुराना ऑफर ले लेते हैं। तो आप बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे कि अब बायर, अब सेलर का इच्छा पे है कि वो देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे आप फोर्स हमको नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली अगर हम आपको बोला होता कि 5 लाख में गाड़ी लोगे क्या, और हाँ कर देते और अब हम मना करता तो फिर हम बाउंड है। आप मेरे पे केस कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। आखिरी आता है स्टैंडिंग ऑफर। ये होता है जनरली आप लोग देखते हो बिग बाजार में बोला जाता है सबसे सस्ते 3 दिन, अगला 3 दिन के लिए सेल ओपन है, अगला 3 दिन तक 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, मतलब कुछ टाइम के लिए वो ऑफर वैलिड रहेगा। जैसे बिग बाजार में बोला था ना वेडनेसडे को सस्ता सामान मिलेगा। आप लोग का ये अमेजन वगैरह पे होता है कि दिवाली धमाका ऑफर 3 दिन के लिए। अमेजन फ्लिपकार्ट में देखते हो ना 3 दिन का दिवाली सेल, दुर्गा पूजा सेल, न्यू ईयर सेल। तो वो इतना मतलब अगला 3 दिन तक उनका ऑफर वैलिड होगा। उस 3 दिन में आप जब भी जाके खरीदोगे आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। 3 दिन खत्म, अब उसके बाद आप गए आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सपोज एक शॉपकीपर अपने यहाँ पे लिखा कि मेरे यहाँ पे ब्लेजर्स 20% डिस्काउंट पे मिलेगा नेक्स्ट 3 दिन तक। सपोज 19, 20, 21 ये 3 दिन मेरा यहाँ पे ब्लेजर 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। अब अगले 3 दिन में जो भी उसके पास जाएगा उनको वो डिस्काउंट पे वो आइटम मिलेगा। और 3 दिन के बाद अगर गया तो कोई
3 दिन के बाद अगर कोई गया तो हाँ, तब नहीं मिलेगा डिस्काउंट। इस टाइप का ऑफर को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, जो कुछ दिनों के लिए वैलिड होती है, जो कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हम सबका मीनिंग क्या लिखा, जनरल ऑफर का मीनिंग लिखा मेड टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब सबको ऑफर दे रहा है। स्पेसिफिक ऑफर में लिखा टू स्पेसिफिक पर्सन और टाइप ऑफ पर्सन। क्रॉस ऑफर में लिखा सेम ऑफर टू ईच अदर। काउंटर ऑफर में लिखा अगेंस्ट और अदर ऑफर बाय नॉट एक्सेप्टिंग ओरिजिनल ऑफर। आप ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए, हमको अगेंस्ट में एक अनदर ऑफर दे दिए। और स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं ऑफर कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको एग्जाम में केस स्टडी देगा और बोलेगा बताओ कौन सा वाला टाइप का बात हो रहा है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच टाइप ऑफर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एग्जाम में इससे एमसीक्यू आता है अच्छा खासा। अब आते हैं ऑफर के लिए कुछ वैलिड रूल्स होते हैं। सबसे पहला बात, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे मन में तो ये है कि दिव्यम ना कर दे, और हम ऑफर दे रहे हैं कि दिव्यम मेरा गाड़ी लोगे तो, और हम अंदर ही अंदर चाहते हैं दिव्यम ना कर दे, तो यानी मेरा लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई मन नहीं है, तो फिर वो ऑफर वैलिड नहीं है। तो पहला ऑफर, एक ऑफर को पहला रूल, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा बात, सर्टेन एंड डेफिनिट। ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए और डेफिनिट होना चाहिए। हम बोल रहे हैं 4-5 लाख में गाड़ी बेचेंगे, ये 4-5 लाख क्या होता है, या तो 4 बोलो या 5 बोलो। अगले 2-3 दिन में तुमको सामान मिल जाएगा। अगला 2-3 दिन क्या होता है, 2 दिन बोलो या 3 दिन बोलो। मतलब हमेशा क्लियर रहो अपने ऑफर में। 10 या 12 पीस है मेरे पास बेचने के लिए, अब ये 10 है कि 12 है, कितना बेचना चाहते हो। यानी आप जब किसी को ऑफर दो तो आपका ऑफर का लैंग्वेज एकदम सर्टेन और डेफिनिट होना चाहिए, उसमें आधा अधूरा बात नहीं चलेगा। कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हाँ, ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, मतलब बता के भी ऑफर होता है, और चुपचाप भी ऑफर होता है। अब ये कैसे चुपचाप होता है, हम यहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं मेरे पास एक घर है, किसी को भाड़े पे लेना है तो ले लो, ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर, सबको बताया जा रहा है। या एक नोटिस बोर्ड लगा दिया मेरे पास एक घर है, कोई लेना चाहे तो मेरे से कांटेक्ट करे, ये भी हो गया एक्सप्रेस ऑफर, क्योंकि हम अपना ऑफर बता रहे हैं। इम्प्लाइड ऑफर मतलब होता है एज्यूम्ड ऑफर, जिसमें हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इम्प्लाइड बात है हम बेचना चाहते हैं तभी ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे अपने घर का हम ऑक्शन करवाने जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, हम अपने घर का ऑक्शन करने जा रहे हैं, मतलब अपना घर बेचना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर कोई बोले हम अपने घर का ऑक्शन कराना चाहते हैं तो आपको क्या लगेगा, वो बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है। हाँ, यानी वो इम्प्लाइड ऑफर हो गया, वो किसी को बोल नहीं रहा है। हाँ, यानी वो बेचना चाह रहे हैं, वो किसी को बोल नहीं रहा है लेकिन ये बात, लेकिन ऑक्शन डिक्लेयर कर दिया, मतलब इम्प्लाइड ऑफर है। तो इम्प्लाइड ऑफर मतलब हम बोले नहीं लेकिन वो ऑफर है, और एक्सप्रेस ऑफर मतलब हम बता के बोल रहे हैं भाई ये लेना चाहते हो कोई तो हमसे कांटेक्ट करो। अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओरली और रिटन। हम मन में सोचा कि अनन्या को बोलेंगे मेरे पास एक गाड़ी है खरीदेगी तो, और अगला दिन हम जाके अनन्या को बोले अनन्या 5 लाख रुपया दो और गाड़ी दो। अनन्या बोली कौन सा गाड़ी, हम बोलेंगे हम कल मन में सोचे थे कि अनन्या मेरा गाड़ी अनन्या को हम गाड़ी बेचेंगे, ये चलेगा क्या, नहीं। ऑफर मन में सोचने से, ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ता है, आइदर बताओ या रिटर्न करो या कोई जेस्चर से, कोई तरीके से हमको तुमको अपना बात बोलना पड़ेगा। और आखिरी बात बोला, ऑफर कैन बी कंडीशनल, हम कंडीशन लगा के ऑफर दे सकते हैं। ये घर हम सिर्फ मैरिड कपल को भाड़े पे देगा, ये घर हम सिर्फ रहने के लिए भाड़े पे देगा, यहाँ पे कमर्शियल काम नहीं होगा। हम ये सब कंडीशन लगा के ऑफर दे सकते हैं। ऑफर देने वाला कंडीशन लगा सकता है लेकिन ऑफर लेने वाला नहीं। ऑफर लेने वाले को या तो हाँ बोलना होगा या ना बोलना होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन है एक ऑफर को वैलिड करने के लिए। अब एक टॉपिक आता है इनविटेशन टू ऑफर। इसका मतलब होता है हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमको ऑफर दो। हम आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके हमको ऑफर दो। सर ऐसा कैसे होता है, 2 एग्जांपल देते हैं। एक तो ऑक्शन में, ऑक्शन में आप बोली लगाते हो ना 10,000 एक, कोई बोलेगा 12,000, कोई बोला 15,000,
मतलब खरीदने वाला ऑफर दे रहा है इसमें, बेचने वाला तो रख दिया सामान, ये रहा लैपटॉप, इसका बोली लगाओ, कोई बोल रहा है 12,000, कोई बोल रहा है 15,000, कोई बोल रहा है 17,000। मतलब हम आपको इनवाइट किए कि आप लोग और हमको ऑफर दो। तो एक तो ये एग्जांपल हुआ इनविटेशन टू ऑफर का। एक और मस्त एग्जांपल देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोनों एग्जांपल। पहला लिखा है ऑक्शन सेल, दूसरे में लिखा है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। आप लोग दुकान में जाते हो, नॉर्मल शॉप का बात कर रहा है एकदम, तो दुकानदार आपको सामान दिखाता है कि आप निकाल निकाल के दुकानदार को बोलते हैं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। एकदम नॉर्मल आपके घर के नीचे का शॉप का बात कर रहे हैं। आप बताते हो और वो निकाल के देता है कि आप खुद निकाल निकाल के लेके आते हो। आप बताते हो वो देता है, इसको बोलते हैं ऑफर। वो आपको ऑफर कर रहा है कि देखो ये मोबाइल है, लेना इतना दाम का लेना चाहते हो तो बोलो, देखो ये इतना, ये टी बैग है, देखो ये कपड़ा है आपका, ये लेना चाहते हो तो। लेकिन जब आप कोई मॉल में जाते हो, लेट्स से एग्जांपल बिग बाजार या स्पेंसर, वहां पे वो लोग निकाल निकाल के देते हैं कि आप निकाल निकाल के लेके काउंटर पे जाते हो और बोलते हो हमको ये खरीदने। हाँ, बिग बाजार में आप लोग निकालते हो, ट्रॉली में भर भर के घूमते 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 सब सामान एक जगह इकट्ठा करके पहुंच जाते हो दुकान पे, चाहे मतलब काउंटर पे। ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर। मतलब आपको वो इनवाइट किया कि आप लोग क्या खरीदना चाहते हो, आप लोग बोलो, हम आपको वही देंगे। तो ऑफर मतलब हम आपको डायरेक्ट सामान ऑफर किया। इनविटेशन टू ऑफर मतलब हम आपको इनवाइट किया कि आप लोग और हमको ऑफर करो कि हम ये लेना चाहते हैं, हम ये लेना चाहते हैं। आप उठा के लाके काउंटर में रखिए और बोले अब ये दे दो। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क समझ में रखना, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी देगा, बोलेगा बताओ ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है। तो दो ही एग्जाम्पल मेनली इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है, एक ऑक्शन सेल और एक डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन विंडो। ये जो बिग बाजार वगैरह में आप परचेजिंग करते हैं इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, विंडो शॉपिंग। आपके सामने सब चीज लटका दिया गया, आप निकाल निकाल के ट्रॉली में भरो और काउंटर पे जाके सामने वाले को ऑफर करो कि हमको ये चीज चाहिए। तो यहां पर आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है। एक टाइप्स ऑफ ऑफर में आपको पूछेगा, 2 में आपको रूल्स फॉर ऑफर में बोलेगा इनमें से कौन सा रूल है कौन सा नहीं है, और 3 इनविटेशन टू ऑफर। तो बताएगा बताओ ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, कहानी देके आपको पूछेगा। ठीक है, ऑफर का पार्ट कंप्लीट। ऑफर के साथ क्या आता है? एक्सेप्टेंस। हम आपको ऑफर दिए तो आप क्या करोगे? अब एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो रिजेक्शन तो पढ़ के तो मतलब नहीं है, हम लोगों को एक्सेप्टेंस पढ़ना है। तो रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस, पहला बात, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। सोचते हैं कल तक बताएंगे लेना है कि नहीं लेना है, देखेंगे, ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। सीधा हाँ बोलो या ना बोलो, लेना है नहीं लेना है, दैट्स इट। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। आप लेने वाला ये कंडीशन कभी नहीं लगा सकता, अगर ऐसा होगा तो हम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। आपको लेना है कि नहीं लेना है डायरेक्ट बोलो। बेचने वाला हमेशा कंडीशन लगा सकता है, लेकिन लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला कंडीशन नहीं लगा सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे वहां था वैसे यहां पर है, आपको भी लेना है कि नहीं लेना, आपको खुल के बोलना पड़ेगा। आप मन में सोचे, हम बोला मेरे पास एक मोबाइल आप लोगे क्या, आप मन में सोचे हाँ ले लेंगे, और कल आए और बोले मोबाइल दो, हम तो किसी और को भेज दिया। बोले ऐसे कैसे भेज दिए, तुम्हारा तो मेरे साथ बात हुआ था लेने का। हमने तुम कब बोले, बोला मन में सोचे थे, नहीं चलेगा। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ओरली या रिटर्न जैसे भी। अगला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा होता है। अगर हम आपको बोले हैं कि आपका एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर वे में मेरे पास आना चाहिए, तो फिर उसी वे में आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं। जैसे हम एग्जांपल बोले, हम बोला था अगर तुमको ये घर खरीदना है, हमको एक रिटर्न मेल करना, ईमेल, ठीक है, और आप हमको फोन करके बोले नीरज सर हम घर खरीदेंगे, हम आपको कोई जवाब नहीं दिया। अगला दिन आप आए, बोले हम तो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिए थे, तुम दो हमको। हम बोलेंगे तुम हमको मेल नहीं किए थे, यानी हम जिस मोड में तुमको प्रेस्क्राइब किए थे कि तुम हमको इस तरीके से हाँ करोगे,
वो तरीका तुम फॉलो नहीं किए तो तुमको नहीं मिलेगा। ये जनरली गवर्नमेंट में होता है, बोला जाता है प्रॉपर रिटर्न लेटर ही आना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट वाला या स्पीड पोस्ट वाला लेटर। तो फिर उसी टाइप का लेटर जाएगा तो गवर्नमेंट आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, गवर्नमेंट आपका एक्सेप्टेंस को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस हमेशा प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, और लास्ट बात, आप एक्सेप्ट या तो बोल के कर सकते हो या अपने बिहेवियर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अब ये बिहेवियर से एक्सेप्ट कैसे होता है, हम एग्जांपल दे देते हैं। हम बोले थे तुम ये सामान खरीदोगे क्या, मेरे पास 100 पीस, कोई ये पर्टिकुलर आइटम का 100 पीस पड़ा है, तुमको लेना है तो बोलो। आप हमको उस समय तो कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन आप मेरे यहाँ पे अपना ट्रक भेज दिए, यानी आप अपने बिहेवियर से, अपने जेस्चर से हमको ये बता दिए कि आप लेना चाहते हो। क्योंकि ट्रक भेजो मतलब आप डिलीवरी लेने के लिए तो ट्रक भेजोगे। तो एक्सेप्टेंस में ये 4 रूल है। आपका एक्सेप्टेंस एकदम क्लियर कट होना चाहिए और विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब बताओ अपना एक्सेप्टेंस, जिस तरीके से बताना बोला गया वही तरीके से बताओ। और लास्ट बात, आप अपने बिहेवियर से भी अगर एक्सेप्टेंस करते हो वो भी वैलिड होता है। अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, मतलब 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू में 4 मार्क्स भी देगा आपको, अगर वो थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू होगा तो आपको 4 मार्क्स में भी देगा। देखो, हम आपको यहाँ पे 2 चीज पढ़ाने जा रहे हैं। पहला, एक कम्युनिकेशन को, ऑफर का कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट कब मानेंगे और एक एक्सेप्टेंस को हम कंप्लीट कब मानेंगे। अच्छे से सुनना इसको और बहुत सोच समझ के आंसर करना। हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं एक ऑफर को कंप्लीट कब मानेंगे। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग ही आंसर करोगे। डेट हम दे रहे हैं आपको कुछ। हम 20 तारीख को एक लेटर लिखा आपको, जिसमें हम ये लिखा कि मेरे पास एक घर है, बोलो आप खरीदना चाहते हो क्या। 20 जनवरी को हम ये लेटर लिखा, हम लेटर पोस्ट किया। ये लेटर आपको 23 जनवरी को मिला। अब हमको ये बताओ, मेरे लिए ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जिस दिन हम लेटर छोड़े या जिस दिन आपको लेटर मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों, हम इसका रीजन दे देते हैं। परफेक्ट आंसर दियो आप लोग दोनों। रीजन हम बता देते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वो लेटर ना पहुंचे तब तक मेरे पास मौका है मेरे ऑफर को कैंसिल करवा लेने का। हम आपको फोन करके बोला हम एक लेटर छोड़े, उस लेटर को कैंसिल मान लेना, या हम एक स्पीड पोस्ट से लेटर छोड़ दिया जिसमें उसको कैंसिल भिजवा दिया। हम आपको टेलीग्राम कर दिया, हम आपको मेल कर दिया कि वो वाला जो लेटर का, ऑफर का लेटर गया उसको कैंसिल मानना। मतलब आपके पास पहुंचने से पहले पहले तक ही मेरे पास मौका है मेरे ऑफर को रिमूव करवा लेने का। तो आपका जवाब एकदम सही था। मेरे लिए ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो आपके पास पहुंच जाए। तो देखो हम यहां पे लिख दिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन रीच टू अदर पार्टी। अब आएगा मजा। अब आपको लेटर कितना तारीख को मिला, 23 तारीख को। आप 24 तारीख को अपना रिप्लाई लिखे कि हाँ हमको तुम्हारा घर खरीदना है। आप 24 को लेटर लिखे, वो लेटर आप 24 को पोस्ट किए। मेरे को सपोज वो लेटर 25 को मिला। ठीक है, स्टोरी का सेकंड पार्ट आ रहा है और ये बहुत मतलब अच्छा ट्विस्ट है इसमें। आप क्या किया, आप अपने एक्सेप्टेंस सेंड किया हमको, 24 तारीख को लेटर पोस्ट किया, 23 को लेटर पोस्ट किया, 25 को मेरे को मिला। अब हमको एक बात बताओ, आपके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा और मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। अब यहां पे 2 क्वेश्चन आ गए। ऑफर में एक ही क्वेश्चन था, मेरे लिए ऑफर कब कंप्लीट, जब आपके पास पहुंच जाए। आपका एकदम परफेक्ट आंसर था। आप 24 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर छोड़े हो और वो मेरे को 25 तारीख को मिला है, तो आपके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। अब एक्सेप्टेंस में दोनों वे में हम पूछ रहे हैं, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। एक्सेप्टेंस में आपके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। अच्छा ठीक है, और तुम्हारे लिए
दिव्यम तुम ना मेरा पहला वाला आंसर को ना इग्नोर कर गए, इसीलिए तुम ना फंस गए मेरे आंसर में। अनन्या आप भी, मेरा पहले वाला का रीजन क्या था बेटा? ऑफर को कंप्लीट, जब मेरा लेटर आपके पास पहुंच जाए तब ऑफर को कंप्लीट मानेंगे। उसका रीजन क्या दिया था कि मेरे पास तब तक मौका है कैंसिल करवाने का, यही तो रीजन दिया था। तो बेटा वैसे ही जब आप अपना एक्सेप्टेंस छोड़े तो आपके पास भी तो तब तक मौका है जब तक आपका लेटर मेरे पास पहुंच नहीं जाए। अगला दिन पहुंच रहा ना बेटा, हम तो डेट दिया इसलिए चलो 24 को 26 कर देते हैं। 24 को आप लेटर चाहिए, 26 को मेरे मिला, चलो 25 26 उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका लेटर जब मेरे पास पहुंचेगा तब तक आपके पास भी तो मौका है अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करवाने का। नहीं हम सोच रहे अगला दिन रात को पहुंच रहे, चलो हम डेट चेंज कर देते, चलो हम डेट चेंज कर देते हैं। आप लेटर 24 को छोड़े और हमको 28 को मिलेगा। हाँ मतलब आप 28 तक ही बोलो, मतलब मेरे पास लेटर पहुंचने के पहले पहले आपके पास मौका है। ये दोनों को क्लियर है ये बात? चलो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करो। मेरे लिए यानी ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानोगे? नहीं, जिस दिन आप छोड़ दिए उसी दिन मेरे लिए एक्सेप्टेंस डन, क्योंकि आप जिस दिन लेटर छोड़ दियो, अब अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपको गुड्स देने के अलावा। अब आप कोर्ट में ये बोल सकते हो, हम अगर मान लो आप कितना तक को लेटर छोड़े 24 को, मेरे को 28 को मिला, हम 25 को वो सामान किसी और को बेच दिया, हम बदमाशी किया। आप 24 को लेटर छोड़े, हम 25 को सामान किसी और को बेच दिया। हम नहीं कर सकता ये काम, हालांकि हमको पता नहीं चला आप हाँ बोले हो कि ना बोले हो, बट जब हम आपको लेटर दिए तो आपका जवाब का भी हमको वेट करना था। हम आपका जवाब आया भी नहीं, किसी और को कैसे बेचे? आप मेरे पे केस कर सकते हो गुड्स लेने के लिए या फिर गुड्स के अगेंस्ट में कंपनसेशन लेने के लिए। तो हम फाइनल का अपने आंसर को बंद करते हैं। और ये डेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में एक तो छपा हुआ रहेगा। हम दोबारा अपने बात को खत्म करते हैं। ऑफर तभी ओवर माना जाएगा जब एक्सेप्टर के पास ऑफर का इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ये तो क्लियर थे, तो आप लोग भी जवाब दिए थे। एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए तब कंप्लीट होगा जब आप छोड़ दियो, मतलब व्हेन इट इज सेंट। जैसे ही आप लेटर छोड़े मेरे लिए एक्सेप्टेंस डन। और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब खत्म होगा? व्हेन इट इज रीच टू द पार्टी। ठीक है, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही देने वाले के लिए सामने वाले तक पहुंच जाए तब खत्म होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब एक्सेप्टर लेटर को छोड़ देगा। अनन्या ये क्लियर है? ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, बता देते हैं। एक बड़ा एमसीक्यू आपको ऐसे ही स्टोरी में घुमा फिरा के डेट्स देगा और आपको एमसीक्यू में 4 डेट देगा, बोले वो बताओ कौन सा डेट को ओवर माने। तो ये वाला चीज बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू करना। देखो इसीलिए हम अगला टॉपिक क्या लिखा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मतलब रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफर को कैंसिल करवाना। तो हम बोले ना मेरे पास ऑफर को कैंसिल करवाने का टाइम कब तक है? जब तक वो आपके पास पहुंचे नहीं। वैसे ही आपके पास भी एक्सेप्टेंस कैंसिल करवाने का टाइम कब तक है? जब तक आपका एक्सेप्टेंस मेरे पास पहुंचे नहीं। ठीक है ना? तो ये भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि रिवोकेशन का टाइम कब तक है। तो आपको 4 डेट देगा, आपको वही चूज करना पड़ेगा रिवोकेशन का टाइम कब तक। आज का लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसिडरेशन। अपने पहला जो एलिमेंट पढ़े थे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये डन हो गया। अपने चौथा नंबर एलिमेंट क्या पढ़ते हैं? लॉफुल कंसिडरेशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन। देखो कंसिडरेशन को एक और ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, QUID क्विड, PROQUO, समथिंग इन रिटर्न। इसका दूसरा मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल देते हैं, अगर मेरे को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो ऑफर वैलिड नहीं है, मतलब सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। जनरली अगर आपको कोई पूछे कि विदाउट कंसिडरेशन क्या एग्रीमेंट वैलिड होता है, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, ये हमेशा पहला पॉइंट ध्यान रख लेना। कोई भी अगर पूछ ले कि विदाउट कंसिडरेशन क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, आप बोलोगे नहीं। अब हम आपको 5 एक्सेप्शंस देते हैं जब बिना कंसिडरेशन के भी एक एग्रीमेंट वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आप भी एक बात बताओ ना, आपके दादाजी आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिए, बदले में आप कुछ नहीं दिए, और अगर गवर्नमेंट बोल दी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो फिर तो कोई भी प्रॉपर्टी दादाजी अपने पोते के नाम पे या पापा अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में बिना पैसा लिए, है ना। और इंडिया में फिर नॉमिनी का बात नहीं हो रहा बेटा, नॉमिनी चलो था वो नहीं है, हम बोले प्रॉपर्टी दादाजी के नाम पे था, दादाजी अब तुमको गिफ्ट करना चाहते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, प्यार मोहब्बत में तुमको देना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे अंदर से आवाज आ रहा है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होना चाहिए। क्या दादाजी जरूरी है अपने पोते से पहले प्रॉपर्टी का पैसा लेंगे फिर ही प्रॉपर्टी देंगे? अंदर से फीलिंग आ रहा है ना, क्या हमेशा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर दादाजी अपने पोते के नाम पे या पापा अपने बेटे बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी किए हैं तो वो तो वैलिड होना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन भी। दादाजी को या पापा को बदले में कुछ नहीं भी मिले तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट सही है, और कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ना इसका, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगा? पेपर में तो तुम्हारा नाम देना पड़ेगा उनको, एग्रीमेंट के पेपर में अपना नाम से बोल के कि ये प्रॉपर्टी हम इसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शन यही है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई सामान दिया जाए विदाउट कंसिडरेशन तो भी वो वैलिड होगा। दूसरा, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। अब ये क्या होता है? मान लो हम आपके लिए पास्ट में कुछ किया था कुछ सालों पहले, तब आपका मेरा कोई बात नहीं हुआ था कि आप हमको बदले में कुछ दोगे इसके लिए। मान लो हम आपको पढ़ाया था 4-5 साल पहले और आप हमको उस समय कुछ भी नहीं दिए थे, और हम आपसे कुछ बात भी नहीं हुआ था कि फ्यूचर में भी कुछ देंगे इसके लिए, हम आपको ऐसे ही पढ़ा दिए। अब क्या हुआ, अब बहुत बड़े आदमी बन गए और आप आपको एक गाड़ी गिफ्ट किए या एक घर गिफ्ट किए, मतलब आपको कुछ अब दे रहे हो। अब आप हमको गाड़ी दे रहे हो, बदले में तो हम आपको कुछ पैसा देंगे क्या? आप लोग बोलो हाँ या ना, अपने अपने हिसाब से सोच के। हम आपको 4-5 साल पहले पढ़ाए थे, तब हम आपसे कुछ नहीं लिए थे, आप पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, आप बहुत पैसे वाले हो गए, आप हमको एक गाड़ी दिए और ये बोले बदले में क्या आपको हम पैसा देंगे क्या इस केस में? कुछ अब अनन्या नहीं ना, नॉर्मली नहीं। तो यही बोला जाता है हम पास्ट में अपनी इच्छा से आपको कुछ सर्विस दिए थे, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। पास्ट मतलब पहले, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। लॉ में वॉलेंटरी वर्ड बहुत कॉमन है, लॉ में वॉलेंट्री वर्ड बहुत कॉमन है। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, कोई फोर्सफुली नहीं। हम आपको कोई सर्विस दिया था और उसके बदले में आज आप हमको कुछ दे रहे हो, बदले उससे एडजस्ट हो गया सर। इस नहीं, गिफ्ट नहीं बोल रहे हैं, पास पहले हम आपके लिए कुछ किया था उसके लिए आज आप हमको कुछ पे ऑफ कर रहे हैं। गिफ्ट की तरह मतलब, चलो आप हमको बोल रहे हो सर आप पढ़ाए तो उसके लिए उसका ही बदले में ये गाड़ी दे रहे हैं आपको। हाँ, तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के बदले में आज कुछ नहीं भी पेमेंट करें फिर भी ये गाड़ी का ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, वो वैलिड होगा। थर्ड नंबर पॉइंट पे एक बार हम बाद में आते हैं, पहले फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ सबसे ज्यादा होता है रियल वर्ल्ड में। फिफ्थ भी ज्ञानबाजी है। फिफ्थ बोल रहा है गिफ्ट। अरे भाई गिफ्ट के बदले में कुछ दिया जाए जरूरी थोड़ी नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, गिफ्ट तो फ्री होता है। तो गिफ्ट के बदले में भी कुछ न दिया जाए फिर भी वो गिफ्ट का कंसिडरेशन, गिफ्ट को वैलिड मानेंगे। तो फोर्थ और थर्ड बचा। फोर्थ बड़ा मजेदार और फोर्थ एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है। आप लोग को ये बात पता है कि अगर हम मान लो होंडा कंपनी या मान लो क्या बोलते हैं कोई बहुत बड़ा गाड़ी का कंपनी का एग्जांपल ले लो, हम उसका एजेंसी लेना चाहते हैं
तो हमको एजेंसी के बदले में एक फीस देना पड़ता है एजेंट बनने के लिए बिगिनिंग में, रजिस्ट्रेशन फीस या एजेंसी का लाइसेंस लेने का फीस। आपको पता है ये बात, कभी सुने हो ऐसा कि एजेंसी लेने के लिए भी, किसी बड़ी कंपनी का एजेंसी लेने के लिए हम लोग को सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, देना पड़ता है। सही बात। मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा ज़मीन था और एकदम बढ़िया एरिया में था, और होंडा कंपनी वाले मेरे पास आए और बोले आप मेरे एजेंट बन जाओ। हम बोले हाँ ठीक है बन जाते हैं। वो बोला लेकिन हमारा एजेंट बनने के लिए आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। हम बोले तब हमको आपका एजेंसी नहीं चाहिए, छोड़ो, मेरे को 10 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं देना, मेरे को आपका एजेंसी नहीं चाहिए। वो लोग को लेकिन ये लगा कि ये आदमी इस एरिया में इसका जान पहचान बहुत है, या फिर इसका जो जगह है वो बहुत पॉश एरिया में है, जहाँ पे बहुत लोकलाइड एरिया में है, जहाँ पे बहुत आसानी से माल बिक सकता है। मतलब मेरे को एजेंसी देने से उनको अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा है। वो लोग हमको बोले चलिए आपको विदाउट लाइसेंस फीस हम आपको एजेंसी देंगे। नियम से तो क्या हो रहा है, वो हमको एजेंसी दे रहे हैं, बदले में हम कुछ नहीं दे रहे। क्या लग रहा है, ये लाइन पढ़ के तो ये लगा कि वो हमको एजेंसी दे रहे हैं, बदले में हम कुछ नहीं दे रहे। नहीं, जगह तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, हम तो उनका गाड़ी बेचेगा अपनी जगह पे, हम उनको जगह नहीं दे रहे अपना, वो जगह मेरा ही रहेगा। तो प्रोडक्ट रख के बेचेगा तो उसमें तो हम प्रॉफिट कमाएगा ही, वो तो फिर मेरा भी कमाई हो रहा है उसमें। नॉर्मली एजेंसी देने के बदले में हम उनको कुछ दे नहीं रहे। नॉर्मल एक रूल होता है कि एजेंसी के बदले में आपको एक लाइसेंस फीस देना पड़ता है। हम एजेंसी ले रहे, चलो जगह को भी इग्नोर करो, वो हमको, मेरे पास कोई जगह वगैरह नहीं है। मैगी कंपनी मेरे पास आया, बोला ये अमूल कंपनी मेरे पास आया, बोला हमारा माल बिकवाइए, हम आपको अपना एजेंट बना लेते हैं। हम बोला लेकिन एजेंट बनने के लिए मेरे पास फीस नहीं है देने को। बोला चलो ठीक है, आपको विदाउट फीस हम अपना लाइसेंस दिए, एजेंसी दिए। अब हम उसको कुछ दे रहे हैं क्या अपना? नहीं। तो यहां पर जनरली रूल क्या बोलता, तुम जनरल रूल के हिसाब से बोलते सर विदाउट कंसिडरेशन एजेंसी मिल रहा है तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, नॉर्मल रूल। बट यहां पे इसीलिए एक्सेप्शन में लिख दिया कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। ठीक है। अब बचा वो थर्ड नंबर पॉइंट, उसको बोलते हैं टाइम बैरिड डेप्ट या टाइम बैरिड लिमिटेशन। ये होता क्या है, एक इंडिया में एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, उस एक्ट में यह लिखा हुआ है कि कौन सा चीज के लिए तुम कितना साल तक केस कर सकते हो, उसके बाद केस करने का टाइम खत्म। जैसे एक एग्जांपल दे दे, तुम अगर हमको उधार दियो, अगर हम तुम्हारा लोन वापस नहीं चुका रहे, तुम केस करोगे ना मेरे अगेंस्ट में, है ना? तो मेरे अगेंस्ट में केस करोगे। केस करने के लिए 6 साल वैलिड होते हैं। हम तुम्हारा उधार नहीं चुका रहे, तुम 6 साल तक मेरे पे केस नहीं किए। मान लो 3 साल का उधार लिए थे, 3 साल बीतने के बाद तुम उधार का, हाँ बोलो, हाँ थर्ड नंबर ही बताना स्टार्ट किया, थर्ड नंबर अभी कुछ गया नहीं। ठीक है सुनो, टाइम बैरिड लिमिटेशन बोल रहे हैं अनन्या। हमको नॉर्मली एक बात, इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट होता है अनन्या, जिसमें यह लिखा होता है कि तुम किस चीज के लिए कितना साल तक केस कर सकते हो। अनन्या अगर हम आपसे लोन लेते हैं 5 लाख रुपए का, आप हमको लोन 3 साल के लिए दिए थे, 3 साल बाद आप लोन का पैसा वापस लेने आओगे मेरे से, है ना? मान लो हम आपको पैसा नहीं चुका रहे, तो नेक्स्ट 6 साल तक आपके पास मौका है मेरे अगेंस्ट में केस करने का। लिमिटेशन एक्ट एक रूल बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि लोन के अगेंस्ट में 6 साल तक केस कर सकते हैं। मान लो आप 6 साल तक केस नहीं किए, 6 साल बीत गया, क्या अब आप मेरे अगेंस्ट में केस कर सकते हो? 6 साल बीत गया, हाँ रूल में लिखा है कि नहीं कर सकते, तो अब नहीं कर सकते। तो जो आप हमको लोन दिए थे वो एग्रीमेंट अब वहीं पे खत्म, कैंसिल, और आपका पैसा डूब गया। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, और 3-4 साल बीता और हम वापस, मेरा बिजनेस ठीक ठाक हो गया, मेरे पास फिर से बहुत सारा कमाई आ गया। हम आए और बोले अनन्या अपना लोन का पैसा, अपना पैसा आप वापस ले लो, हम आपको ये पैसा चुका रहे हैं।
आज हम आपको पैसा दे रहे हैं, बदले में आप हमको कुछ दे रहे हो क्या? आज हम आपको आपका पैसा वापस दे रहे हैं, 6 साल बीत गया, आप केस नहीं किए, और 4 साल बीत गया, और अब मेरे पास बहुत पैसा आ गया इसलिए हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं। क्या आप हम पे केस, क्या हम आपको पैसा दे रहे हैं, बदले में आप हमको कुछ दे रहे हो क्या? वेट वेट वेट, नहीं 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 नहीं, आप हमको सिंपली बात बोलो अनन्या, आप हमको कुछ, आज हम आपको आपका पैसा वापस दे रहे हैं, या वापस को गोली मारो, हम आज आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, बदले में आप हमको कुछ दे रहे हो क्या? नहीं। और एज पर नॉर्मल रूल ये तो इनवैलिड हो जाएगा ये एग्रीमेंट। जो हमको 5 लाख दे रहे हैं तो कहीं पे रिटर्न में करके देगा आपको कि हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो ये तो एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। बट आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि नहीं सर ठीक ही तो कर रहे हैं, ये तो सही तो हो रहा है, इसमें तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। अंदर से ये फीलिंग आ रहा है, लॉ में अंदर से फीलिंग आना बहुत जरूरी है। बात आपका भी सही है, इसलिए लॉ भी वही लिखा। कोई अगर टाइम बैरेड डेप्ट हो जाए, वो एग्रीमेंट वहीं कैंसिल हो चुका, अब उसके अगेंस्ट में कोई पैसा मिल रहा है तो वो पैसा का एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि लॉ, गवर्नमेंट भी, कोर्ट लॉ भी यही देख रहा है कि हाँ बात तो सही है, डूबा हुआ पैसा वापस कर रहे हैं, बेड डेप्ट रिकवरी हो रहा है एक तरीके से, तो क्या गलत हो रहा है? तो को लॉ भी लिख दिया इसीलिए कि टाइम बैरेड डेप्ट लिमिटेशन अगर कोई चुकाता है, कोई पुराना उधार जिसका टाइम पूरा हो चुका है अब आगे चुका रहे हैं, तो भी उसको वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो 5 एक्सेप्शंस, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, उसका 5 एक्सेप्शन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर पैसा दिया गया, कंपनसेशन दे रहा हम पुराना कोई सर्विस के अगेंस्ट में, टाइम बैरेड लिमिटेशन पुराना उधार चुका रहा है जिसका लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से टाइम पूरा हो चुका है, एजेंसी क्रिएट कर रहा है या किसी को गिफ्ट दे रहा है, ये 5 एक्सेप्शन है। अगर कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं हो। क्लियर है ये? अब मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है और ये आज के लिए क्लास वहीं खत्म हो जा रहा है। एक बात बताओ हमको, 5 लाख का घर है, आप हमको 50,000 रुपये में देने को तैयार हो, घर का कीमत कितना है 5 लाख, आप हमको 50,000 देने को तैयार हो, हम लेने को तैयार है, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? और तुम देने को तैयार है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुम देने को तैयार है, किसको क्या प्रॉब्लम है? असल में तुम देने को तैयार है, दिव्यम हम लेने को नहीं भी तैयार, हम तो लेने को क्यों नहीं तैयार होगा? 5 लाख का चीज 50,000 में मिलेगा, बेवकूफी होगा जो नहीं लेने को तैयार होगा। हाँ एकदम, मतलब बेचने वाला 5 लाख का सामान का 50,000 भी लेने को तैयार है, तो जब दोनों रेडी है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। इसीलिए लिख दिया गया है कि कंसिडरेशन जो है वो रियल तो होना चाहिए लेकिन एडुक्वेट होना जरूरी नहीं है। एडुक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर, मतलब फुल कंसिडरेशन होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का सामान का तुम 2 लाख ले रहे हो तो कोर्ट बोलेगा नहीं हम तो एग्रीमेंट ये वैलिड ही नहीं करेंगे, सामान की कीमत तो 5 लाख है, तुम 2 लाख क्यों ले रहे हो? वो मेरा मन हम ले रहे हैं, तुम्हारा मन तुम बेच रहे हो तो चलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया बाकायदा कि कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, लेकिन एडिक्वेट होना कोई जरूरी नहीं है। एडिक्वेट मतलब फुल कंसिडरेशन, कभी कोई कंपल्सन नहीं है। तो 5 लाख का सामान अगर 2 रुपये में भी बिक रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 2 बड़ा एलिमेंट पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में 2 बड़ा एलिमेंट पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट और कैपेसिटी, और एक क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मतलब 2 क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा और हम लोग उसके बाद वो करेंगे उसके साथ क्वेश्चन।